उत्तराखंड में एक निजी बस दुर्घटना में भावनगर के 7 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 3 बच्चों के पिता करणजी भाटी की मौत हो गई। परिवार में मातम छा गया है। दुर्घटना से पहले का युवक करणजी भाटी का वो आखिरी वीडियो सामने आया जिसे देख सबकी आंखों में पानी आ गया। क्या था इसकी जिंदगी का वो आखिरी पल, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। उत्तराखंड में एक निजी बस के घाटी में गिरने से भावनगर के 7 लोगों की मौत हो गई। करणजी भाटी नाम का 29 साल का युवक भी शामिल है। करणजी भाटी की मौत की खबर सुनने के बाद परिवार के लोग शोक में डूब गए। करणजी भाटी 3 बच्चों के पिता है। उनकी मौत के बाद 2 बेटियों और एक बेटे के सर से पिता का साया उठ गया है। पालीताना के युवक करणजी भाटी का अंतिम वीडियो सामने आया, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर वारदात से पहले अपलोड किया था। गंगोत्री नदी में जल तर्पण करके शांति का युवक एहसास कर रहा था। क्या पता था कि करण भाटी को ही यह वीडियो उनकी जिंदगी का आखिरी वीडियो बन जाएगा। वारदात के चलते करणजी भाटी का परिवार शोकग्रस्त बन गया है। उत्तराखंड में गुजराती यात्रियों के साथ हुए हादसे को लेकर पीएमओ कार्यालय लगातार घटना पर नजर बनाए हुए है। सीएम भूपेंद्र पटेल भी लगातार उत्तराखंड सरकार के संपर्क में है। गुजरात सरकार की कोशिश है कि घायलों को उचित इलाज मिले। ब्यूरो रिपोर्ट। बंगले की नीलामी के मामले में एक्टर सनी देओल को बैंक ऑफ बड़ौदा से राहत मिली गई, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 24 घंटे के अंदर मिली इस राहत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जयराम रमेश ने सनी देओल पर क्या कसा तंज, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। भाजपा सांसद सनी देओल के मुंबई के जुहू में स्थित बंगले की नीलामी रोक दी गई। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ई ऑक्शन का नोटिस वापस ले लिया है। इसकी वजह टेक्निकल बताई जा रही है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के अचानक लिए गए यू टर्न पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, कल दोपहर को देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भाजपा सांसद सनी देओल के जुहू में स्थित आवास को ई नीलामी के लिए रखा है, क्योंकि उन्होंने बैंक का 56 करोड़ रुपए नहीं चुकाए। आज सुबह 24 घंटे से भी कम समय में देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने तकनीकी कारणों से नीलामी नोटिस वापस ले लिया है। आश्चर्य है कि ऐसे कौन से तकनीकी कारण है जिसके कारण यह फैसला बदला गया। बता दें कि लोन और इस पर लगा ब्याज वसूलने के लिए बैंक ने एक्टर की प्रॉपर्टी को नीलाम करने का फैसला किया था। देओल की टीम ने ऑक्शन नोटिस की खबर को कंफर्म किया था। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया था कि नोटिस में मेंशन किया गया अमाउंट सही नहीं है। ये भी बताया गया है कि सनी देओल 1 या 2 दिन में सारी रकम का भुगतान कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी की एक बार फिर दुनिया के टॉप 20 अरबपतियों की सूची में उनका नाम शामिल हुआ है। बीते 2 महीने में अडानी शेयरों में लगातार इजाफा होने से ये मकाम हासिल किया है। कितनी प्रतिशत बढ़ी है संपत्ति अडानी ग्रुप की, देखते रिपोर्ट में। भारतीय उद्योगपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति में अचानक उछाल देखने को मिला है। इसके चलते वह एक बार फिर से दुनिया के टॉप 20 अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महज 24 घंटे में गौतम अडानी की नेटवर्क 2.92 अरब डॉलर या करीब 24,268 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। गौतम अडानी की संपत्ति में अचानक आए 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उछाल के चलते वे दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की लिस्ट में अब 20वें पायदान पर आ गए हैं। उनकी नेटवर्थ ताजा बढ़ोतरी के बाद 63.8 अरब डॉलर हो गई है। शेयरों में आई तेजी के चलते अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 11 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। बता दें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद देखते ही देखते अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर टूटते चले गए थे। वहीं कुछ स्टॉक्स तो 80% से भी ज्यादा गिर गए थे। हालांकि बीते 2 महीने में अडानी के शेयर में फिर से वापस तेजी नजर आ रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद वे 2 महीने के भीतर ही टॉप 30 से भी बाहर हो गए थे। अडानी की संपत्ति में इस साल अब तक 56.7 अरब डॉलर की कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट। सूरत के डायमंड हॉस्पिटल में एक ही दिन में 30 डिलीवरी करवाकर एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। अस्पताल में 19 अगस्त से 20 अगस्त के बीच 24 घंटे में 31 सुरक्षित प्रसव हुए। इनमें कुल 31 शिशुओं ने जन्म लिया। इनमें से 17 बेटियों और 14 बेटे शामिल है। कैसी है न्यूबॉर्न बेबी की तबीयत, देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। सूरत के डायमंड हॉस्पिटल ने अपने 10 साल के इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड स्थापित किया है। अस्पताल में 24 घंटे में कुल 30 डिलीवरी हुई। इनमें 31 शिशुओं ने जन्म लिया। इनमें 17 बेटियां और 14 बेटे हैं। एक महिला 2 शिशुओं को जन्म दिया है।
एक साथ हॉस्पिटल में इतनी संख्या में प्रसव होने से माहौल काफी खुशनुमा हो गया। बच्चों की किलकारियां गूंजने से अस्पताल प्रशासन भी काफी खुश दिखाई पड़ा। सूरत में डायमंड एसोसिएशन आरोग्य समिति द्वारा संचालित मातृश्री रामोबा तेजानी और मातृश्री शांताबा विद्या अस्पताल में कुल 30 प्रसव हुए, जिससे अस्पताल का माहौल बच्चों की किलकारियां से गूंज उठा। 24 घंटे में 30 प्रसव को अस्पताल स्टाफ ने सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इसमें 17 बेटियां और 14 बेटे शामिल थे। कुल 31 बच्चों ने जन्म लिया। इनमें से एक मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ट्रस्टियों और प्रबंधन ने इस नेक काम के लिए डॉक्टर और स्टाफ का आभार व्यक्त किया है। भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में भाग लेकर अस्पताल समाज के लिए एक नया मील का पत्थर बन रहा है। अस्पताल की यह नई अनूठी उपलब्धि खूब चर्चा में है। एक साथ 31 शिशुओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन लंबे समय तक ग्लोबल ग्रोथ का इंजन रहा है, लेकिन अभी उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और ग्रोथ रेट स्लो हो रही है। क्या है वजह, देखते रिपोर्ट में। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन इन दिनों मुश्किलों में है। लंबे समय तक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए इंजन की भूमिका निभाने वाले चीन को पहले डिफ्लेशन की चुनौती परेशान करी है। अभी डिफ्लेशन से पार पाने का रास्ता भी नहीं मिला था कि बेरोजगारी ने चिंता बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल के समय में हर महीने बेरोजगारी नया रिकॉर्ड बना रही है। जून महीने के आंकड़े बताते हैं कि चीन में 16 से 24 साल के हर 100 युवाओं में करीब 21 लोग के पास काम नहीं है। इस एज ग्रुप में बेरोजगारी की दर जून महीने के दौरान बढ़कर 21.3% पर पहुंच गई है। 16 से 24 साल के युवाओं के मामले में बेरोजगारी अभी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है। इससे पता चलता है कि कैसे युवाओं को नौकरी मिलने में परेशानी हो रही है, जिनके पास या तो अनुभव नहीं है या कम है। मतलब चीन के युवाओं के लिए पहली या दूसरी तीसरी नौकरी खोज पाना अभी टेढ़ी खीर हो गई है। इस साल और पीछे जाकर देखें तो पता चलता है कि जनवरी में ही हर महीने इस एज ग्रुप में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रिक्स का सालाना शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त के बीच हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। भारत को क्या रखना होगा ध्यान, देखते रिपोर्ट में। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाला सालाना शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का 15वां समिट होगा। भारत के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेंगे। इसमें पीएम मोदी 22 से 24 अगस्त के बीच जोहान्सबर्ग की यात्रा पर रहेंगे। समिट वर्चुअल नहीं हो रहा है और रूस को छोड़कर भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन के राष्ट्र प्रमुख या सरकारी प्रमुख जोहान्सबर्ग में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ये भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जोहान्सबर्ग आएंगे। जैसा ही हम सब जानते हैं कि पिछले 3 साल से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव की वजह से भारत और चीन के रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। हालांकि दोनों ही देश सीमा पर शांति बहाली के उपायों पर अमल करने के लिए अलग अलग कूटनीतिक चैनलों से संवाद की प्रक्रिया भी जारी रखे हुए है। ऐसे में जोहान्सबर्ग में एक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मौजूदा होना द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से भी कूटनीतिक मायने रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।